हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट का थर्ड टॉपिक दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके नॉर्मल एग्जाम्स में। और इसके जो 3 एप्लीकेशंस हैं दैट इज़ एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना, या फिर फॉर्मूला ठीक है या नहीं ये चेक करना, इवन तक कि हम फॉर्मूले को भी डेराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और ये सब कुछ तो आपने पूरी फिजिक्स में आप करने वाले हो, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो हम इसके फॉर्मूलाज करेंगे या फिर मेथड सीखेंगे कि हम कैसे ये तीनों चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप अपने माइंड में सेट कर लेना क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो इसे देखने के लिए कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लाइक एसआई यूनिट सिस्टम से आप सीजीएस में जाना चाहते हो या फिर एमकेएस से सीजीएस में जाना चाहते हो, तो हम कैसे जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम डायमेंशंस लिखते कैसे हैं किसी भी की। लाइक मैकेनिक्स में आपके पास मोस्टली एम एल और टी के टर्म्स में लिखा जाता है। तो जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन टाइम, तो t-1 ऐसे लिखेंगे। m का कुछ भी नहीं है तो हम m को लिख देंगे 0। तो हम वेलोसिटी के लिए इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसे अब मैं फोर्स के लिए अगर देखूँ, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो मास, ये वेलोसिटी का हम लिख चुके हैं, पर वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो t क्या हो जाएगा? -2। ये हो गया हमारे पास फोर्स का। अब मैं फोर्स को मैं अगर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखूं तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास फोर्स की यूनिट क्या होती है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन 1 kg मास को कितने मिल रहे हैं, मतलब मास उसमें क्या होता है? kg में। और एक्सेलरेशन जो तुम्हारी आती है वो क्या होती है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लेंथ क्या हुई? 1 मीटर और टाइम क्या हुआ? 1 सेकेंड। ये हमारे यूनिट्स रहते हैं इन टर्म्स ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। और अगर हम सीजीएस में देखें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन्स। तो अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो होती है डाइन। डाइन से मतलब क्या होता है? इसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन फॉर 1 ग्राम ऑफ मास। तो यहाँ पे मास होता है 1 ग्राम, लेंथ इज सेंटीमीटर और टाइम सेकेंड्स में ही होता है। ठीक है, तो मैं इसको मान लो 1 1 1 ले लेते हैं और ये दूसरा वाला यूनिट ले लेते हैं जो सीजीएस वाली है। तो हम कैसे मैं देखना चाहती हूँ कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होंगे। मुझे ये अगर देखना है कि 1 न्यूटन से डाइन में क्या फैक्टर आएगा चेंज करने में, तो मैं इसकी हेल्प से डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? देखो ये जो है, ये जो जैसे m की पावर 0, l की पावर 1 हो गई, t की पावर -1, ये इसकी पावर्स हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से ले लेंगे कि m a l b t c। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर? ये सेम होगा। ये हमारे पास चाहे फोर्स में किस में करूँ, फोर्स चाहे मैं सीजीएस में लिखूँ चाहे मैं एसआई में, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये तो सेम ही होता है। तो इस केस में हमारे पास a क्या हो गया? 1, b क्या हो गया? 1, c क्या हो गया? -2। ठीक है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंपली मैं क्या निकालना चाहती हूँ, मेरे पास क्या फॉर्मूला था अभी हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा चाहे मैं किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखूं। और उसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था कि n1 u1 = n2 u2। तो मैं क्या निकालना चाहती हूँ, यहाँ पर मेरे पास 1 न्यूटन है और मुझे नहीं पता कितने डाइन्स में है, तो ये मेरा डाइन में है, तो मुझे n2 निकालना है। तो n2 क्या होगा हमारे पास? n1 u1 अपॉन u2। ठीक है, तो हम n1 को कैसे निकाल सकते हैं? n1 हमारे पास क्या आएगा? n2 इज n1 क्या है? 1 न्यूटन और u1 m1 अपॉन m2
ए हमारा क्या था 1, L1/L2, बी क्या था 1 और T1/T2 ये हमारे पास क्या था -2। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या था 1 kg, ये 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेकेंड -2। बस अभी से क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे होगा, हमारे पास 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000, यहाँ पर 100, ये 1 सेंटीमीटर और ये सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 10 की पावर 3, यहाँ से 10 की पावर 2 और ये ग्राम सेंटीमीटर दिस है तो ये हो गया हमारे पास डाइन्स, यानी कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। यहाँ से हमें मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसी फॉर्मूला से ये मुझे निकाल के दिखाओ कि 1 जूल में जूल किसका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होता है, कितने अर्ग्स होते हैं। अर्ग्स क्या है, सीजीएस का है, तो इसे कैलकुलेट करके दिखाओ। जर्नल फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो गया, कैसे निकालोगे, N2 N1 M1/M2A L1/L2B और T1/T2C। तो ये यूज करके हम किसी भी सिस्टम को, वन सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो द सेकेंड एप्लीकेशन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। तो इसकी हेल्प से हम ये चेक कर पाएंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट भी है या नहीं थ्रू द डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल मान लो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम ले लेते हैं कि ये होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला ठीक भी है या नहीं। जी ऊपर तो नहीं आना, या फिर यहाँ पे L² तो नहीं आना, या फिर अंडर रूट शायद ना आना हो, तो ये हमें अभी डाउट है। तो मैं इसे डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे चेक कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो यहाँ पे कुछ मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है, तो टाइम की पावर होगी 1 और सिर्फ 1 है। 2 पाई क्या है, ये तो एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, तो इसका तो कुछ नहीं होगी डायमेंशंस। यहाँ पर क्या होगी, L है, L की पावर 1 बट इसकी पावर हाफ है, अंडर रूट है तो यहाँ पे हाफ हो गई। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या होती हैं LT-2 और ये पूरा हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा L हाफ T-2 इंटू हाफ। तो हमारे पास क्या हुआ, ये तो कट गया, यहाँ पर क्या आ गया 1/T-1 दैट इज T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के लिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हमारे पास क्या होती है, ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वही राइट हैंड साइड पे फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए, तो वो फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, जैसे अब इसका हेल्प कहाँ पे मिलेगी आपको, जैसे आप आगे मान लो तुम्हें कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिया कि टाइम पीरियड निकालो किसी का, सिंपल पेंडुलम का ही जैसे निकाल लिया, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा अगर, तो तुम ये तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, इससे जब तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो तुम्हारे पास T-1 आएगी डायमेंशन, और इधर तुम्हें चाहिए क्या, टाइम, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। या फिर तुम्हें मान लो यहाँ पे L² दिया जाता तो भी वो T के इक्वल ना आती। तो ऐसे तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। लाइक किसी में तुम्हें कहा जाए कि डिस्टेंस बताओ फ्रॉम दिस रूफ टू ग्राउंड, अगर ऐसे ऐसे वेलोसिटी हो, तो तुम्हें डिस्टेंस निकालना, तुम्हें पता है मतलब तुम्हारी जो तुम्हें दिया हुआ है ऑप्शंस में फॉर्मूलाज, उसकी डायमेंशंस क्या आने चाहिए, लेंथ क्या आने चाहिए। बट कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें लेंथ की नहीं आ रही होगी, तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इस डायमेंशनल एनालिसिस का। थर्ड जो इसका है एप्लीकेशन, दैट इज टू डेराइव द फॉर्मूला, कि हम इससे फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बात समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम
सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी सेम डायमेंशंस हो। मतलब आप 1 मीटर में 1 केजी तो ऐड नहीं कर सकते ना, या फिर मैं कहूँ कि मैं 1 सेंटीमीटर में 1 मिनट ऐड करना चाहती हूँ, नो। सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये ही जो फैक्ट है या फिर ये प्रिंसिपल है, इसको हम लगाएंगे अपने फॉर्मूलाज को डेराइव करने में। कैसे? जैसे अभी इसी वाला का एग्जांपल ले लेते हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। लाइक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉब क्या होगा, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, और किस पे डिपेंड करता है? हमारा ml और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये हमें पता है तो हम इसकी पावर्स कुछ एज्यूम कर लेंगे। हमें नहीं पता, अब इस पावर्स पे तो डिपेंड करेगा ना कि L कहाँ आएगा, G कहाँ जाएगा, M कहाँ जाएगा। हमने ये सिर्फ अपने इंट्यूजन से या फिर हमने अपने ऑब्जर्वेशन से ये पता लगाया कि टाइम पीरियड उस पेंडुलम में है क्या क्या, मास है, बॉब का मास है, लेंथ है पेंडुलम की, और उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे निकल के आएगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, टाइम है। जब भी ये चीज़ हम हटाते हैं, दैट इज़ ये प्रोपोर्शनैलिटी का, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, तब जाके ये इक्वल लगता है। ठीक है, क्योंकि हमने तो ये कहा कि इस पर डिपेंड करती है, बट कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, तो वो सारा कुछ इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर M A L लेंथ है तो सिर्फ L, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो LT माइनस 2C। तो हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करें, क्या हो गया, M की पावर A, M और कहीं नहीं है, लेंथ B भी है और C में भी है, और यहाँ पे T की हो गई माइनस 2C। यहाँ पर सिर्फ क्या है, T की पावर 1। अब देखो हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। यहाँ पे देखिए A M का कुछ भी नहीं है, M इस मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, M0 L0 T1। अब कंपेयर करें तो A इज 0, B प्लस C इज ऑल्सो 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू माइनस C, और यहाँ पे माइनस 2C इज इक्वल टू 1, तो C आ गया माइनस 1/2। यहाँ से B क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे, दैट इज M की तो 0, यानी कि मास ऑफ द बॉब पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इससे ये भी पता लग गया L हमारे पास क्या है, हाफ, और G क्या है, माइनस हाफ। दैट इज यहाँ पे कुछ √L/G आना चाहिए, ये हमें यहाँ से पता लग गया। ठीक है, बट अब जैसे हमने इसकी इतनी तारीफ कर चुके हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस की कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो तुम्हें यहाँ पर पता लग रही होगी कि हमें इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, कि यहाँ पे जो हमें पता है कि यहाँ पे 2π आना चाहिए था, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है डायमेंशनल एनालिसिस। और क्या नहीं कर सकते हम, जैसे मान लो तुम ये फॉर्मूला डेराइव कर रहे हो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², तो तुम डायमेंशनल एनालिसिस से यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, बट इसके सेकेंड पार्ट पे डायमेंशन से तो तुम सिर्फ इतना तो निकाल पाओगे कि हाँ इस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा, उसे तो नहीं पता उसमें सेकंड पार्ट भी है या थर्ड पार्ट भी एडिशन हो रहा है, तो ये सब भी हम इसमें नहीं निकाल पाते। और इसकी क्या लिमिटेशन हो सकती है कि हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम ये नहीं निकाल सकते, और इसमें अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, मतलब जो कि क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, अगर ये सब कुछ भी आ जाता है तो भी हम यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट हम देखेंगे उसके फ़ायदे, और ये है उसके फ़ायदे। ये तीनों द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो कि आप हमेशा यूज़ करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट टॉपिक दैट इज़ एरर एनालिसिस करेंगे, जो कि
वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपके प्रैक्टिकल्स में आप हमेशा एरर निकालते हैं, क्यों एरर आता है, कैसे उसे निकालना है, एरर्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।